नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ अक्षय। आज हम फिर बात कर रहे हैं पुलवामा हमले की। पुलवामा हमले के बाद से ही देश भर में पाकिस्तान के खिलाफ लगातार गुस्सा बढ़ता जा रहा है और इसी को देखते हुए गुरुवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान की ओर जाने वाली नदियों के भारत के हिस्से का पानी अब रोक दिया जाएगा। इस संदर्भ में उन्होंने अपने मंत्रालय से तैयार रहने को कहा है। उधर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान को अलग थलग करने की कवायद भारत ने तेज कर दी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पुलवामा आतंकी हमले में जैश ए मोहम्मद की ओर से किए गए हमले की कठोरतम शब्दों में निंदा की। वही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार बढ़ते दबाव और भारत की जवाबी कार्रवाई के डर से पाकिस्तान ने युद्ध को लेकर अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी। पाकिस्तान इस कदर डरा हुआ है कि उसने पाक अधिकृत कश्मीर और नियंत्रण रेखा के आसपास के गांव में लोगों से सतर्क रहने की अपील करनी शुरू कर दी। साथ ही पीओके में स्थानीय प्रशासन से अस्पतालों को भी नोटिस भेजकर तैयार रहने को कहा है। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं, क्या ये पाकिस्तान का डर ही है जो भारत की इन कार्रवाइयों से अब उसकी हवाइयां उड़ रहे हैं, या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुद को विक्टिम की तरह पेश करने की पाकिस्तान की कोशिश उसे फायदा पहुंचा सकती है। हालांकि भारत सरकार की तरफ से स्पष्ट संदेश दे दिया गया है कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी तरह की कोई रियायत अब नहीं बरती जाएगी। कूटनीतिक स्तर पर हो या फिर सैन्य क्षमता के आधार पर हर तरीके से भारत पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार है और आतंकवाद के खिलाफ भारत अब किसी भी तरह की कोई ढील नहीं बरतने वाला। इस बात के संकेत भी लगातार दिए जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को पूरी छूट दे रखी है कि सेना जब चाहे, जैसे चाहे, जब चाहे अपनी भाषा में जवाब देने को उसे पूरी आज़ादी है। उधर सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि देश के भीतर एक बड़ी तादाद ऐसे कुछ लोगों की है जो देश विरोधी गतिविधियों में संचालित होते हैं और आतंकवादियों की जड़ें कितनी गहरी हैं इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यूपी एटीएस ने कार्रवाई करते हुए देवबंद से 2 जैश के आतंकियों को गिरफ्तार किया है जो कि कश्मीर के रहने वाले ही बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान की इस काराना हरकत को लेकर देश में काफी गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जाने वाले पानी को अब रोक दिया जाएगा। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना है। दक्षिण कोरिया के दौरे पर हैं। उम्मीद इस बात को लेकर की जा रही है कि विभाग तो अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहा है। शायद अब प्रधानमंत्री की वापसी का इंतजार हो और उसके बाद ही इस पर पूरी तरह से पिक्चर क्लियर हो पाएगी कि भारत क्या कुछ सैंक्शंस पाकिस्तान पर और लगाने जा रहा है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सभी सम्मानित अतिथियों से। नोएडा स्टूडियो से इस वक्त मेरे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं। रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी साहब हैं, बतौर रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं। जाने माने अर्थशास्त्री शरद कोहली जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। बीजेपी को रिप्रेजेंट करने के लिए विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सरकार का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। 3 खास मेहमान लखनऊ से भी हमारे साथ हैं। अंशु अवस्थी जी हैं जो कि कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। रक्षा विशेषज्ञ कर्नल फसी अहमद साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं और हमारे सलाहकार संपादक गोविंद पंत राजू जी इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुरुआत कर्नल टीपी त्यागी जी मैं आपसे करूंगा। पाकिस्तान की घेराबंदी को लेकर भारत जो रणनीति अख्तियार कर रहा है, क्या आपको लग रहा है कि पाकिस्तान के घुटने टेकने की दिशा में सही कदम है? पाकिस्तान का मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस छीन लिया गया, क्या उससे हिंदुस्तान की जनता संतुष्ट हो जाएगी? वहां के लोगों की, अलगाववादियों की सुरक्षा हटा ली गई, क्या इससे देश की जनता संतुष्ट हो जाएगी? पानी रोकने का प्रस्ताव रखा गया, कोई पानी नल का नहीं है कि उसे बंद कर दिया और पानी रुक गया, जाने कब होगा, आर्बिट्रेशन होगा, क्या इससे जनता संतुष्ट हो जाएगी? और अगर मिलिट्री ऑप्शन कोई इस्तेमाल कर भी लिया तो क्या उससे समस्या खत्म हो जाएगी? क्योंकि मिलिट्री ऑप्शन अगर करते भी हैं तो मान लीजिए कि हम जीत गए, मगर उसके बाद भी क्या पाकिस्तान को आतंकी भेजने की जो प्रक्रिया है क्या वो खत्म हो जाएगी? कारण ये है कि उनके यहाँ एक सिपाही को बनाने में जो खर्चा लगता है उससे एस्ट्रोनॉमिकली कम प्रोपोर्शन में आतंकियों को झुंड में भेजने का आसान तरीका है, क्योंकि वो कम पैसे में और हूरों के नाम में और जन्नत के नाम में आ जाते हैं। लिहाजा रिक्वायरमेंट क्या है
कि वो आतंकी कहाँ आते हैं, हिंदुस्तान में। और हिंदुस्तान में कौन उन्हें शरण देता है, स्लीपिंग सेल। और स्लीपिंग सेल्स की हिमायत कौन करता है, राजनीतिक नेता। लिहाजा आवश्यकता क्या है, आवश्यकता असलियत ये है कि अगर बॉडी में कैंसर है तो उसे डिस्प्रिन की गोली से ठीक नहीं कर सकते आप। जो बॉडी का कैंसर है, ऐसे लोग आपके हिसाब से सर इस लाइलाज बीमारी का इलाज क्या है? मेरे हिसाब से ये है कि जिन नेताओं ने देश के खिलाफ, सेना के खिलाफ, सुरक्षा के खिलाफ बयान दिए हैं, और मुझे तो उनका नाम लेने में भी डर नहीं है, अगर उन लोगों में से 2 को भी पकड़ के चौराहे पे ले आया जाए तो आतंक की समस्या स्वतः ही खत्म होती चली जाएगी। आतंक की जो जड़ है, आपने खुद कहा कि वो आतंक की जड़ पाकिस्तान में, बेशक आतंक की जड़ को खत्म करने का इलाज हिंदुस्तान के स्लीपिंग सेल और स्लीपिंग सेल की हिमायत करने वाले फारूक अब्दुल्ला, सैफुद्दीन सोद और ये संदीप दीक्षित और श्री राहुल गांधी और ये इस किस्म के लोग हैं। इन लोगों में से इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। इससे ज्यादा सबूत क्या चाहिए कि एक आदमी ये कहता है कश्मीर का कि साहब पीओ के हिंदुस्तान के बाप का नहीं है। एक आदमी कहता है कि जो पत्थरबाज हैं ये तो बड़े इंटेलिजेंट और अच्छे लोग हैं। और सैफुद्दीन सोद कहते हैं कि कश्मीर को आजादी चाहिए और भारत तेरे टुकड़े होंगे, उसका समर्थन राहुल गांधी करते हैं। इन सबको तो आप चुप रहे, और बाकी फिर एक सांड को कंट्रोल करने के लिए सींग से पकड़ना पड़ता है, टांग और पूंछ पे मारने से सांड कंट्रोल में नहीं आता। जो आवश्यकता है वो इंटरनल सपोर्टर्स को पहले खत्म करने की है। चले, आपके आक्रोश को हम समझ सकते हैं। आप पूर्व सैन्य अधिकारी तो ही हैं, आपने इससे पहले कई जंगों में हिस्सा भी लिया है और आप इन परिस्थितियों से वाकिफ हैं कि जब एक जवान देश की खातिर शहादत देता है और उसके बाद अगर माकूल जवाब नहीं दे पाते हैं तो कुछ इसी तरह का गुस्सा एक आम नागरिक में भी देखने को मिलता है। कर्नल फसीह अहमद साहब, जो टीपी त्यागी साहब बात कर रहे हैं, आप इस बात से इत्तेफाक रख रहे हैं कि जब तक घर के भेदियों के ऊपर आप शिकंजा नहीं कसते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई नहीं करते हैं जो कहीं ना कहीं देश के खिलाफ गतिविधियों में भी शामिल होने से गुरेज नहीं करते, सबसे पहले उन पर अगर शिकंजा नहीं कसा जाता तो आपका वहम है कि आप आतंकवाद का सफाया कर सकते हैं? नहीं, देखिए, कर्नल त्यागी ने जो कहा है जी, वो एक बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट, बहुत ही जैसे सैनिक बोलता है वो उस भाषा में उन्होंने कहा है। और ऑब्वियसली उसमें बहुत दम है, बहुत सच्चाई है। और चूंकि ये आप बीती है हम लोग के ऊपर, तो इसलिए हम इसको बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। बट द फैक्ट इज कि एक जब तक आप 360 उसके ऊपर नियंत्रण नहीं करेंगे, तब तक जाहिर बात है कि आतंकवाद, ये हिस्टोरिकली पूरी दुनिया में आप देख लीजिए, आतंकवाद अमेरिका पिछले 12-15 साल से लड़ रहा है। अफगानिस्तान में, इराक में नाम बदल जाते हैं, अलकायदा जो था आईसिस बन गया और वो हो गया। लेकिन द फैक्ट इज कि ग्राउंड के ऊपर आतंकवाद है, एग्जिस्ट कर रहा है, नई नई जगहों में भी आ गया। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं उनको, हमारे वहां प्रॉब्लम क्या है कि हमारे वहां पॉलिसी की एक कमी रही है। अगर आई डोंट से कि पॉलिसी नहीं रही होगी, पॉलिसी जरूर रही होगी, बट द फैक्ट इज उसमें पैरालिसिस दिखता रहा है हमेशा। और उसी का नतीजा है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है वो इस चीज का फायदा उठा रहा है। कुछ हमारे वहां नैरेटिव्स में भी कमी है, इंटरनल नैरेटिव्स में कमी है, पाकिस्तान को लेके नैरेटिव्स में कमी है, जिसकी वजह से हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। और हम एक सॉफ्ट स्टेट न होते हुए भी ऐसे दर्शाए जा रहे हैं कि हम में बहुत ज्यादा वो है, क्षमता है अपने चोट खाने की। नहीं, इस वक्त क्षमता जो एक विशाल देश में जो क्षमता होनी चाहिए वो है। बट द फैक्ट इज कि खाली बातों से काम नहीं चलेगा। ये तो सबने अब मान लिया है कि वी हैव टू डू समथिंग। और मैं जाहिर बात है, मैंने भी कहा है कि आप काइनेटिक, नॉन काइनेटिक, जो भी आपके पास एक्शंस हैं उनको लीजिए। एंड आई एम श्योर जो सरकार ऑफ द डे है वो इसके ऊपर, वो क्या उसको
उसको दिखाई नहीं दे रहा है। उसको भी दिखाई दे रहा है कि इस मुल्क में कितना आक्रोश है, एक कॉमन आदमी में कितनी एंगर है। तो वो अपना वो कर रही है और एक कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्सेज जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम हो रहा है मोटा माउथ्स जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो कि दोनों विशाल पार्टियों में है मौजूद, उनकी भरमार है। उसकी वजह से पब्लिक में ये मैसेज जा रहा है कि शायद सरकार जो है वो अभी कोई कारगर कदम नहीं ले पा रही है। कारगर कदम लेगी और लेना पड़ेगा उसको, बिकॉज इनफ इज इनफ। ये कोई हम नहीं कह रहे हैं, ये पूरा मुल्क। चले, यानी सर आपको ये लग रहा है और कि देश की जनता में गुस्सा इस तरह का है और लोगों का गुस्सा तभी शांत हो सकता है जब सैन्य कार्रवाई हो। जब तक सैन्य कार्रवाई नहीं होती है तब तक लोगों को यकीन नहीं हो पाएगा कि आप पानी रोक रहे हैं या फिर कुछ सामानों की आवाजाही रोक देते हैं। तो इससे अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान घुटने टेक देगा तो उससे पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं है। मैं सर दोबारा आपके पास आऊंगा, एक रिएक्शन गोविंद जी इस पर मैं आपसे जरूर लूंगा, क्योंकि अमेरिका समेत कई मुल्कों का जिक्र भी फसीह अहमद साहब ने किया कि ये तमाम देश भी आतंकवाद से न सिर्फ पीड़ित हैं बल्कि आतंकवाद को लेकर लड़ाई भी लड़ रहे हैं। भारत ने तो स्पष्ट संकेत दिया और प्रधानमंत्री अक्सर उनको देखते हैं कि जब वो विदेश के दौरे पर जाते हैं तो चाहे वो आतंकवाद का मुद्दा हो या फिर जलवायु परिवर्तन का, इन मुद्दों पर उनका खास तौर पर फोकस रहता है। दुनिया के बाकी मुल्कों में क्या वो गंभीरता आपको दिखाई देती है आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को लेकर, जो कि एक बड़ी समस्या दुनिया के लिए है? देखिए, अपने अपने हितों की जहां तक बात कही जाए तो वहां तमाम तरह की गंभीरताएं अलग अलग देशों ने दिखाई हैं और दिखती हैं। चीन ने अगर इस्लामिक आतंकवाद उनके वहां एक राज्य में पनपने की संभावनाएं थी, आशंकाएं थी, तो उसने इस तरह के प्रतिबंध लगाए हैं कि वहां सामान्य लोगों का जीवन तक उसमें तक 50 किस्म के प्रतिबंध लागू हो गए। लोग अपना धार्मिक जीवन वहां ठीक से नहीं बिता सकते और आबादी का जो मिक्सचर बनाने की कोशिश की गई है, जो चीनी आबादी को वहां बसाने की कोशिश की गई है झिंजियांग प्रांत में, तो ये एक तरीका है। अमेरिका ने तो पाकिस्तान के अंदर घुस के ओसामा बिन लादेन को जिस तरह से मारा था और तमाम दुनिया में अपनी चौधराहट बरकरार रखने के लिए अमेरिका जिस तरह से काम करता है और खुद अपने देश के अंदर आतंकवादी हमले के बाद जिस तरह के इंतजाम किए हैं, वो एक तरीका है। भारत के साथ दिक्कत यह है कि भारत के साथ जो कश्मीर का सवाल है वो अब हालांकि वो धार्मिक आतंकवाद की तरफ भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन लंबे समय तक वो दो देशों के बीच एक विवादित मुद्दा, कश्मीर की आबादी के कुछ हिस्से के बीच अपनी आजादी को लेकर राजनीतिक और दूसरे स्वार्थों की वजह से आवाज उठाना, इस तरह की समस्या के बीच का मुद्दा था। बिल्कुल विशुद्ध तौर पर वो आतंकवाद का मुद्दा वो कभी नहीं रहा। इसलिए कश्मीर का आंदोलन अलग अलग दौर में अलग अलग तरह से चलता रहा। बीच बीच में पाकिस्तान ने उसमें अपने जो उनके समर्थित आतंकवादी गुट थे, जो उनकी आईएसआई से प्रायोजित आतंकवादी गुट थे, उनके जरिए कोशिश की और तमाम तरह के संगठन बनाए और उन संगठनों को कई बार बुरी तरह से नेस्तनाबूद भी किया गया और अभी फिर से उनके खिलाफ एक बड़ा मुहिम भारत ने चलाई। लेकिन ये बात हमको बिल्कुल साफ सोचनी होगी कि हमको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। दुनिया हमारे साथ हो सकती है। आतंकवाद का सवाल जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो मुद्दा है, कश्मीर को लेकर जिस तरह का मुद्दा है, उसमें अमेरिका का हित कहीं सीधा प्रभावित नहीं होता दिख रहा है। चीन का हित अगर प्रभावित हो रहा है तो इसलिए चीन उनका समर्थन भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। वो अजहर मसूद को किसी भी हालत में आतंकवादी मानने तक को तैयार नहीं, क्योंकि चीन के आर्थिक हित पाकिस्तान के अंदर है। तो हमको अपनी लड़ाई अपने आप लड़नी होगी और इसमें बिल्कुल मुझे लगता है कि ये कोई एक दिन का काम नहीं है। आज एक घटना ने हमको आहत किया है, हमको गुस्से में लाके रखा है, लेकिन कम से कम ये तीन अलग अलग अगर हम चरणों में इसको देखें कि एक हम तात्कालिक तौर पर क्या उपाय कर सकते हैं पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, दूसरा हम अल्पकालिक तौर पर क्या उपाय कर सकते हैं और तीसरा दीर्घकालिक तौर पर हम क्या उपाय कर सकते हैं। जब तक ये तीनों रणनीतियां एक साथ नहीं होंगी, एक दो दिन में इस समस्या का समाधान नहीं होने वाला। एक दो हमले या एक दो सैनिक कार्रवाइयां करके इस समस्या का समाधान नहीं होने वाला। हमको धैर्य के साथ अभी से तत्कालिक तौर से, अल्पकालिक तौर से और दीर्घकालिक तौर से तीनों तरह की रणनीतियां बनाकर अपना काम करना होगा। चले बिल्कुल, यानी कि आपकी जो राय है
कि आपकी जंग है, आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी और इसके लिए भारत को अब हर तरह से अपनी न सिर्फ तैयारी करनी है बल्कि जवाब भी देना है। लेकिन जिस तरह से कूटनीतिक स्तर पर शरद कोहली साहब भारत की तरफ से जो भी प्रयास किए जा रहे हैं कि चाहे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की असलियत को एक बार फिर सामने लाना हो, FATF का भी हम जिक्र कर रहे हैं, या फिर जो मौजूदा वक्त में कुछ सैंक्शंस लगाए गए हैं और कुछ की बात कही जा रही है, यह आपको लग रहा है कि सही दिशा में है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जब दो राष्ट्रों के बीच में टेंशन होती है और यहाँ तो पाकिस्तान से निरंतर टेंशन बनी हुई है, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। तो आप देखेंगे अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच में भी जब हुआ था तो शुरुआत उसकी इकोनॉमिक सैंक्शन से की जाती है। तो वो एक संदेश दिया जाता है दूसरे देश को कि देखिए हम आपको आर्थिक तौर पे भी, एक वो युद्ध पहले शुरू हो जाता है। मैं ये कहूंगा अगर सेना का युद्ध की अभी तैयारी चल रही है तो आर्थिक युद्ध की आप शुरुआत एक सटल वे में, एक चुपचाप तरीके से आप कर सकते हैं, जो कि सीधा नहीं होके वो वहां के नागरिकों को, वहां की अर्थव्यवस्था को घेर लेता है। उसमें हम देखें कि अभी केरला में जब बाढ़ आई थी तो वहां पर सारा रिकंस्ट्रक्शन का काम गया था। उसमें 5,000 करोड़ के करीब का रिकंस्ट्रक्शन का टोटल बजट था। उसका जो सीमेंट था अक्षय, वो पाकिस्तान से सोर्स किया जा रहा था और ये सोर्स हो रहा था अटारी वाघा बॉर्डर से, कुछ दुबई पोर्ट से आ रहा था, कुछ कराची पोर्ट से आ रहा था, कुछ कोलंबो पे से भी आ रहा था। तो जिस समय 14 फरवरी को यह घटना हुई, उस दिन करीब 600 से 800 कंटेनर सीमेंट के वहां खड़े हुए थे। उन कंटेनर्स को रोक दिया गया है। अब आप समझ सकते हैं उसके साथ कितने रोजगार जुड़े होंगे पाकिस्तान में, क्योंकि उन फैक्ट्रियों में कितने लोग काम कर रहे होंगे। वो ऑर्डर सारा का सारा कैंसिल हो गया है। इसके अलावा केमिकल्स है, फर्टिलाइजर्स हैं, फल फ्रूट्स बहुत भारी मात्रा में अटारी और वाघा बॉर्डर से भारत में आते हैं। उन सब पे भी रोक लगा दी है 200% ड्यूटी लगा के। अब 200% ड्यूटी का अर्थ यह है अक्षय कि आम जो फार्म प्रोड्यूस पे 113% एवरेज ड्यूटी लगती है। 200 का मतलब आप संदेश ये दे रहे हैं कि हम नहीं चाहते। दूसरी बात कहने का तरीका है कि हम ये नहीं चाहते। नॉन फार्म प्रोड्यूस पे 34% ड्यूटी है, वो भी बढ़ा के 200 कर दी गई। तो अर्थ ये हुआ कि जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को चरमरार दिया जाए, उनको आप एक तरह से सफोकेट कर दिया जाए। देखिए, खून का बदला तो खून ही होता है, परंतु आप उसको सफोकेट करके आर्थिक दृष्टि से एक संदेश पहुंचा देते हैं कि देखिए साहब, आपने जो हरकत करी है वो किसी भी प्रकार से यहां बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आपको इस आर्थिक हमले का, इस आर्थिक युद्ध का भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये एक बहुत अच्छा संदेश पहले चला जाता है और मैं समझता हूं एक कारगर कदम है। और ये आपने नदियों की बात करी, 80% जो इन 3 नदियों पे वहां की जो इरिग सिंचाई है वो 80% इस पे अक्षय डिपेंड करती है। आप समझ सकते हैं कि वहां का जो कृषि क्षेत्र है, जो कि पाकिस्तान की 24% जीडीपी का हिस्सा है, उस पे कितना प्रभाव पड़ेगा। आप उसको अगर ये प्रतिबंध लग जाता है नदियों के ऊपर, और जो 3 नदियां हैं उस पे 20 करोड़ पाकिस्तान की लगभग आबादी है, उस पे समझिए उसका 3/4 हिस्सा जो है वो इन नदियों पर आधारित है। उस पर कितना बड़ा असर पड़ेगा। तो मैं समझता हूं, देखिए, युद्ध तो सेना से सेना के बीच में होता है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आम नागरिक इससे प्रभावित ना हो, पर ये एक ऐसी कूटनीति है आर्थिक जिससे आम नागरिक भी प्रभावित होता है। तो आम जो जनता होती है देश की, वो सरकार को हाहाकार करके कहती है कि देखिए साहब, आप क्या कर रहे हैं, आपकी की हुई हरकत का असर हमारी जेब पे पड़ रहा है, हमारे परिवार पे पड़ रहा है, हमारे रहन सहन पे पड़ रहा है। वाटर ट्रीटी का जिक्र करके कुछ लोग कहते हैं कि इतना आसान भी नहीं है जो भारत कह रहा है, लेकिन अगर भारत अपने हिस्से का पानी वहां पर जाने से रोकना चाहता है तो इसमें अड़चन मान सकते हैं या फिर नामुमकिन है? नहीं, बिल्कुल नामुमकिन नहीं है, क्योंकि 1960 की जो सिंधु नदी की ट्रीटी हुई थी उसके अंतर्गत ये पानी उनको दिया जा रहा था। पर मैं समझता हूं हमारे शहीदों का, अगर वहां पर हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, हमारी सेनाओं की जान जा रही है, मैं समझता हूं ट्रीटी अगर मैं रोक देना चाहिए था। हालांकि मैं एक वकील भी हूं, अर्थशास्त्री भी हूं, मैं ये मानता हूं अक्षय, और मुझे क्षमा करेंगे हमारे दर्शक भी और आपका चैनल भी, भाड़ में गई ऐसी ट्रीटी। अगर हमारे सेना के ऊपर आंच आ रही है, हम इस ट्रीटी को दरकिनार करके, ठीक सर, ये गुस्सा आम नागरिक का दर्शाता है कि जब जवानों की शहादत होती है, जब कोई परिवार का सदस्य जाता है तो कितना दर्द होता है, कितनी तकलीफ होती है। वो भी कब, जब सामने वाला आतंकवाद के रास्ते, यानी कि सामने से मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है तो पीठ पीछे खंजर से वार करेगा। मैं अंशु अवस्थी साहब आपके पास आऊंगा। ये बात सही है कि देश इस इंतजार में है कि सैन्य शक्ति के आधार पर भारत कब जवाब देता है और कैसे जवाब देता है। क्या थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, या आपको लग रहा है कि खून का बदला खून, उन्होंने हमारे 40 जवानों की
शहादत की है तो कम से कम हम उनके 400 या फिर जैसे देश में लोग मांग कर रहे हैं कि कम से कम 4000 सैनिकों को मारिए, तभी आक्रोश शांत होगा। देखिए अच्छा जी, पूरा देश इस समय गुस्से में है क्योंकि ये 40 जवान पहली बार ये घटना नहीं हुई। आप याद करिए, इससे उरी में जब हमला हुआ था 23 जवानों की शहादत हुई थी। उससे पहले जब पठानकोट में हुआ, तो सवाल ये है कि पाकिस्तान बार बार इस तरीके की हरकतें कर रहा है और पूरे सबूत सारी चीजें बार बार मिल रही हैं। उसके बाद आखिर सरकार क्यों नहीं कठोर निर्णय उठाती है? सवाल यह है कि आज जो बात हो रही कि व्यापार को रोकने की, मैं सहमत हूं कोहली जी की बात से, लेकिन एक तरफ तो आप सीमेंट की बात करते जो रोकने की बात हो रही, और दूसरी तरफ जो पुंछ में चक्का दा बाग हमारा जो बॉर्डर है वहां पर व्यापार शुरू हो गया है कल से। तो ये दोहरी नीति जो है ये नहीं चल सकती। आपको तय करना होगा, आपको स्टैंडर्ड्स अपने तय करने होंगे, अपना स्टैंड क्लियर करना होगा कि हमको क्या करना है। सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। अंशु अवस्थी साहब, आपने उरी अटैक का जिक्र कर दिया, आपने उरी, पठानकोट या फिर 2014 के बाद से जो अटैक हुए आपने उनका जिक्र कर दिया। इससे पहले साल 2008 में देश की आर्थिक राजधानी के भीतर घुसकर वो हमारे निर्दोष लोगों का खून बहाकर चले जाते हैं। उस वक्त आपके पास बेहतर मौका नहीं था कि कुछ ऐसे सैंक्शंस लगाए जाते, तो शायद आज उस पाकिस्तान की हिम्मत नहीं होती। देखिए बिल्कुल, उस जो घटना हुई थी मुंबई में उसके सारे सबूत पाकिस्तान को दिए गए, और हम ऐसी पहली पार्टी हैं कांग्रेस सरकार ने। पठानकोट का भी डोजियर दिया गया था ना सर, इसको भूल जाएंगे जब आप जानते हैं कि पाकिस्तान की असलियत यही है कि उसकी दोगली प्रवृत्ति है। तो आप खूब सबूत दे दीजिए, पूछ लीजिए। मैं चाहता हूं सारे सवाल एक ही बार में पूछ लीजिए, जिससे हाँ सर चुप रहा होगा, थोड़ा सा चुप रहा होगा ना, बात पूरी कर लीजिए आप। नहीं चुप नहीं रहा, मुझे सवाल कर लीजिए, मैं सारे जवाब नहीं, आप जवाब दे दीजिए। अच्छा देखिए, मैंने फिर से कहा कि मुंबई की जो घटना हुई थी उसका जो भी टेररिस्ट था अजमल कसाब, उसको हमने फांसी दी। हम तो सिर्फ ये बात करते हैं कि कोई सरकार हो, हम पूरी तरीके से सेना के साथ, सरकार के साथ खड़े हैं। लेकिन जिस तरीके से इसमें सरकार सर अफजल गुरु जैसे आतंकी के लिए, देश के गद्दार के लिए देश की अदालतों को खुलवा दिया जाता है, तब वाकई में तकलीफ होती है। मैं सुन लीजिए, हाँ मैं सुन लीजिए, मैं फिर से कह रहा हूं कि सरकार इस पर कठोर से कठोर निर्णय ले। हम पूरी तरीके से सेना और सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी की सरकार इसमें गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रही है, क्यों? जब एक तरफ 40 जवान शहीद हो रहे थे और प्रधानमंत्री जी कहां पर थे? शूटिंग में व्यस्त थे। सर 13वीं तक का तो इंतजार कर लेते ना, कल भी हम इसी पर चर्चा कर रहे थे। जवानों की चिता की आग अभी ठंडी नहीं हो पाई, 7 दिन से ज्यादा आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए, खुद को रोक नहीं पाए। देश के मुद्दे पर कम से कम यूनाइट रहिए। अगर नहीं रह सकते तो उदाहरण ले लीजिए, उदाहरण दुनिया के उन देशों का ले लीजिए जब इस तरह के आतंकी हमलों के बाद उन्होंने एकजुटता दिखाई और मुकाबला किया आतंकवाद से। अमेरिका का जिक्र मैं कर रहा हूं, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। आप खूब पॉलिटिक्स कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप खूब पॉलिटिक्स कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम संकट की घड़ी में देश का साथ दीजिए, ये उम्मीद करते हैं। एक बड़े राजनीतिक दल आप लोग हैं, आप लोग वो दल हैं जिन्होंने देश पर सबसे ज्यादा शासन किया है। आप लोगों से लोग ज्यादा अपेक्षाएं रखते हैं, भले ही विपक्ष में है। मैं विक्रम सिंह जी आपके पास आऊंगा। हम पूरी देश खून का बदला खून मांग रहा है। देश नहीं कह रहा कि आपको पानी रोकना है, रोकिए, हमें कोई मतलब नहीं। आप व्यापार रोक दीजिए, हमें कोई मतलब नहीं। आप अटैक कब तक करेंगे? खून का बदला खून वो चाह रहे हैं। क्या रणनीति है सरकार की, क्या जवाब देंगे आप लोग? देखिए, किसी भी रणनीति को, सरकार की को ना तो सार्वजनिक किया जा सकता है और ना ये उचित है, मगर मुख्य काम अगर कभी भी है तो है शत्रु को किसी भी प्रकार से पहले हतोत्साहित करना, उसे कमजोर करना। अगर उस पर अटैक भी होना है तो ऐसी कंडीशन में होना कि अपने कम से कम हमारी क्षति हो, शत्रु की अधिकतम क्षति हो। हतोत्साहित करने के लिए उस पर आर्थिक रूप से प्रतिबंध भी लगाए गए। अभी हमारे अर्थशास्त्री महोदय ने अच्छे से बताया उन्हें विस्तृत रूप से। जल से भी हम उन पर रोक लगाने जा रहे हैं, मगर मूल रूप से आप सबकी भावनाओं के साथ मैं भी ये कह रहा हूं कि पूरे देश की इच्छा है कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। मेरी व्यक्तिगत इच्छा भी है। ये देश अगर बुद्ध का और गांधी का है तो ये देश आज श्री राम का भी है, महाराणा प्रताप का भी है। से एक किसी पत्रकार ने सवाल किया कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी सर्जिकल स्ट्राइक या फिर सीधी वॉर क्या कुछ तैयारी है, तो उनकी तरफ से जो बयान दिया गया कि थोड़ा सा धैर्य रखिए,
देश निराश नहीं होगा, इसका क्या मतलब निकाला जाए? विक्रम सिंह। मुख्यतः इसका अर्थ समझ में आता ही है कि हम तैयारी में हैं और मुंहतोड़ जवाब दिया ही जाएगा। पहले भी दिया गया, सर्जिकल स्ट्राइक भी की गई, मगर मुझे लगता है कि हम सब लोगों को अपनी भावनाओं पर थोड़ा सा काबू रखते हुए केवल और केवल एकजुटता दिखानी है और हर मुद्दे पर पाकिस्तान को हतोत्साहित करना है, किसी एक मुद्दे पर नहीं, उसे पूर्ण रूप से विश्व के सामने भी नंगा करना है, उसकी हर स्थिति में कठिनाई पैदा करनी है। सर, ऐसा कई बार हो चुका है। हम बात करें पुलवामा अटैक की, सबसे पहले अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं कि पाकिस्तान को घेरने को लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, साथ ही देश जो इंतजार कर रहा है कि खून का बदला खून, सरकार की क्या कुछ रणनीति है। एक रिपोर्ट पहले देखते हैं, उसके बाद अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा था कि पाकिस्तान को दिए जा रहे ब्यास, रावी और सतलुज नदी के पानी को रोकने का फैसला किया गया है। गडकरी की माने तो इन तीनों नदियों पर बने प्रोजेक्ट्स की मदद से पाक को दिए जा रहे पानी को अब पंजाब और जम्मू कश्मीर के नदियों में प्रवाहित किया जाएगा। लेकिन शुक्रवार को गडकरी ने अपने बयान में थोड़ा संशोधन करते हुए कहा कि अभी इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन अगर पाकिस्तान इसी तरीके से सौहार्द का माहौल खराब करता रहेगा तो हमें मजबूरन ऐसा फैसला लेना होगा। गडकरी ने कहा कि इस तरह का फैसला प्रधानमंत्री लेवल पर होता है, लेकिन उन्होंने अपने मंत्रालय से ऐसे किसी फैसले के लिए तैयार रहने को कहा है। गडकरी ने कहा कि इसको लागू करने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, इसके लिए हमें डैम बनाने पड़ेंगे, कैनाल बनाने पड़ेंगे। हमारे ये 3 नदियों का पानी जो भारत को मिलने वाला है, उसमें हमारा हिस्सा जो था वो टोटल 33 मिलियन MF था। उसमें से अभी तक हमने 31 MF यूज किया है। अभी हमने तय किया है कि बाकी का भी पानी हम लोग भारत में उपयोग में लाएंगे और इसके लिए 3 डैम बनाने की हमने 3 योजनाएं तैयार की है, जिसको कैबिनेट के भी अभी अप्रूवल मिला है। India must take all measures in a considered, planned and calibrated manner that convey to Pakistan India's steely resolve to do everything to punish Pakistan for its transparent nexus with terrorism. Water is one of the issues on which Pakistan is vulnerable, but even as we announce our intentions in this regard, we must do it with careful planning. उधर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान को अलग थलग करने की कवायद भारत ने शुरू कर दी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पुलवामा आतंकी हमले में जैश ए मोहम्मद द्वारा किए गए हमले को कठोरतम शब्दों में निंदा की है। UNSC की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सुरक्षा परिषद के सदस्य 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर में जघन्य और कायराना तरीके से हुए आत्मघाती हमले की कड़ी निंदा करते हैं, जिसमें भारत के अर्धसैनिक बल के 40 जवान शहीद हो गए थे और इस हमले की जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद ने ली थी। बयान में आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरों में से एक बताया गया है। सुरक्षा परिषद ने इस घटना के अपराधियों, षड्यंत्रकर्ताओं और उन्हें धन मुहैया कराने वालों को जिम्मेदार ठहराए जाने और उन्हें न्याय के दायरे में लाने की जरूरत पर जोर दिया। पर जैश ए मोहम्मद के खिलाफ क्या कार्रवाई की? हाफिज सईद के साथ उन्होंने कार्रवाई की, कोर्ट में केस किया, वहां भी उनको मात खानी पड़ी, उन्होंने वीक केस अपने आप वीक कर दिया। उसे पहले हाउस अरेस्ट में रखा तो वहां से भी छोड़ दिया था। इंटरसेप्ट हर एक चीज का जो था हाफिज सईद पे नजर थी, पर हाफिज सईद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। वो एक बार फिर दुनिया को और भारत को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। या तो इस बात में कोई संदेह नहीं है कि पाकिस्तान इस वक्त डरा हुआ है और यही वजह है कि उसने अपनी सेना को अलर्ट रहने को भी कहा है, युद्ध के लिए तैयार रहने को भी कहा है और सीमा पास बसे गांव में लोगों को भी अपील की जा रही है कि वो या तो सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं और अस्पतालों को भी तैयार रहने को कहा गया है। POK में सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। जिस डर का जिक्र हम कर रहे हैं कि पाकिस्तान डरा हुआ है TP त्यागी साहब, और उसने कुछ कार्रवाइयां भले ही वो दिखावे की हों, जैसे हाफिज सईद के आतंकी संगठनों पर बैन करना, FIF हो, जमात उद दावा हो, लेकिन सवाल यह है कि जिस आतंकी संगठन पर आरोप है भारत में पुलवामा अटैक को लेकर, वो तो खुला घूम रहा है, वो तो वहां की सरकार को चेतावनी दे रहा है कि अगर हमारे खिलाफ एक्शन की सोची तो अंजाम भुगतने को तैयार रहें। तो ये जैश ए मोहम्मद का सरगना धमका रहा है या फिर वहां की सेना वहां की सरकार को धमकाने का काम कर रही है? क्लियर है,
वहाँ की सेना वहाँ की सरकार को धमकाने का काम कर रही है। इमरान खान अपने दम पे प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते थे, दुनिया जानती है। लेकिन हिंदुस्तान में क्या कहा जाता है कि साहब हमको इंटरनेशनल कम्युनिटी की राय अपने फेवर में करनी है। क्यों? रशिया ने चेचनिया में जाने से पहले इंटरनेशनल कम्युनिटी की परवाह की थी। चाइना ने टिएनएनमेन स्क्वायर में जाने से पहले, एक्शन लेने से पहले इंटरनेशनल कम्युनिटी की परवाह की थी, या हमने बांग्लादेश बनाने से पहले परवाह की थी। इंटरनेशनल कम्युनिटी की परवाह करने से कुछ नहीं होता। उधार की ताकत वक्त पे काम भी नहीं आती। आवश्यकता खुद एक्शन लेने की है। अब डर क्या है? डर ये है कि अगर कोई मिलिट्री ऑपरेशन हो गया तो क्या गारंटी है कि वो वार में नहीं बदल जाएगा? और फिर अगर वॉर हो गया तो क्या गारंटी है कि वो न्यूक्लियर वॉर में नहीं बदल जाएगा? अरे मैं कहता हूं कि ये न्यूक्लियर जो अटैक का एक एप्रीहेंशन है, ये गलत है। सोच के देखिए कि अगर पाकिस्तान एक 2 किलो न्यूटन का बम हिंदुस्तान पे, मान लीजिए पंजाब के फिरोजपुर के ऊपर गिराता है, और मान लीजिए कि वो सिटी तबाह हो जाती है, लेकिन अगर हम रावलपिंडी पे या लाहौर पे गिराते हैं तो पाकिस्तान खत्म हो जाता है। ये बात पाकिस्तान भी समझता है। तो पाकिस्तान की ना तो इकोनॉमी ठीक है, और दूसरे अगर न्यूक्लियर अटैक किया तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। ऐसी स्थिति में न्यूक्लियर अटैक के बारे में डरना ये बेकार की बात है। कोई न्यूक्लियर अटैक नहीं होगा। इस वक्त आवश्यकता है कार्रवाई की। क्यों? क्योंकि व्हाट इज इंपॉर्टेंट, स्पेस, टाइम एंड इंडिविजुअल, जिसे देश, काल, पात्र कहते हैं, उसमें कभी देश इंपॉर्टेंट होता है, कभी पात्र इंपॉर्टेंट होते हैं। ये समय काल का है। अगर इस समय एक्शन नहीं लिया गया तो हिंदुस्तान की जनता माफ नहीं करेगी। जनता को तो छोड़िए सर, सिपाही माफ नहीं करेगा, क्योंकि पुराना जमाना गया। सिपाही के हाथ में एक मोबाइल है, और मोबाइल में वो अपने नेताओं के आचरण और भाषण को अच्छी तरह से देख रहा है। वो इज्जत के लिए जीता है। उस टाइम उसने तत्कालीन सरकार को माफ कर दिया। चले, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि सैन्य अफसरों का, यानी हमें सेना के जवानों का भी धैर्य इतना ज्यादा नहीं परखना चाहिए कि वो अपना आक्रोश खुलकर जाहिर करने लग जाएं। फरसी अहमद साहब, तो क्या ये माना जाए कि जैसा टीपी त्यागी साहब ने कहा कि इस डर से कि कहीं ये झगड़ा जंग का रूप ना अख्तियार कर ले, वो हमारे देश के भीतर 40 जवानों की शहादत करके चले जाते हैं, ये जंग की शुरुआत नहीं है तो क्या है? आप जमीन से लेकर आसमान तक जो भी रणनीति अख्तियार कर सकते हैं, यह मौका नहीं है आपको लग रहा है जवाब देने का, पूरी दुनिया को भी मैसेज देने का कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई है, और जो भी हमारे देश की तरफ निगाह उठा के देखेगा तो उसका यही हश्र होगा? देखिए, ये जंग का माहौल आज से नहीं है। जंग का माहौल तो बहुत दिनों से चल रहा है, कई सालों से चल रहा है, बल्कि कई दशकों से चल रहा है। और ये एसिमेट्रिक वॉर जो हम इस वक्त फेस कर रहे हैं, या जिसको सब कन्वेंशनल वॉर, ये एक बहुत सोची समझी रणनीति है पाकिस्तान की, क्योंकि वो जानता है डायरेक्ट टकराव वो भी नहीं चाहता है। और मैं त्यागी साहब के इस बात तक तो इत्तेफाक जरूर रखता हूं कि ये जो न्यूक्लियर ब्लफ है, जिसने कि हमारे पर थोड़ा सा अंकुश लगा रखा है, ये इससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि ये एक ब्लफ जो है ये इतना आसान नहीं है। ये कोई वीडियो गेम नहीं है जिसमें कि आप स्क्रीन के ऊपर थोड़ा सा विस्फोट देख लेते हैं और आप उसके बाद एक कैलकुलेशन कर लेते हैं और अपने छाती पीट लेते हैं। न्यूक्लियर ब्लफ को हमें आज नहीं तो कल इसको एक्सपोज करना पड़ेगा और इससे उभर के आना पड़ेगा। लेकिन इसके आगे मैं एक और चीज बताना चाहता हूं। एक बड़ी पुरानी पश्तून की कहावत है, अफगानी पश्तून कहावत है, जो जब मैं फौज में था तब सुना करता था, और वो ये कहती है, इफ यू आर प्लानिंग टू टेक अ रिवेंज इन 100 years, यू आर प्रोबेबली रशिंग थिंग्स। दुनिया में आप जब ये दो मुल्कों में जब इतना ज्यादा वो है, इसमें समय लगेगा। और आज की तारीख में आपको एकजुट होके एक भाषा में, एक आवाज में, पूरे 125 करोड़ उसमें सब शामिल हैं। उसमें दोनों मेजर पॉलिटिकल पार्टी शामिल हैं। मैं बार बार घूम के जाता हूं और अमेरिका का एग्जाम्पल देता हूं कि आप देखिए, जो लड़ाई रिपब्लिकन्स ने स्टार्ट की थी, यानी जॉर्ज बुश ने, उसको अंतिम जामा पहनाया था डेमोक्रेट्स ने, ओबामा ने। 12 साल लगे, $1 ट्रिलियन खर्च हो गए। उसके बाद जाके उसी पाकिस्तान के अंदर उन्होंने क्लोजर
अब वो क्लोजर एक दुनिया को दिखाने के लिए क्लोजर उन्होंने स्थापित किया जब बिन लादेन को मारा। वक्त लगता है सेना की कार्रवाई में, ऑब्वियसली फैक्टर हो रही कई चीजें, और सेना की कार्रवाई जो है वो सक्षम लोग बैठे हुए हैं जो कि लेंगे सीसीएस को। आपको भरोसा करना पड़ेगा अपने जो भी आज हमारा मुल्क चला रहे हैं इनके ऊपर, बिकॉज ये फैसले जो हैं ये फैसले थोड़े से इमोशन से हट के, इमोशंस हमारे और आपके जाहिर बात है बहुत वाजिब हैं, लेकिन नेशनल एक्शन जो लेने हैं, और वो मैं बार बार कह रहा हूं कि डिप्लोमेटिक अग्रेसिवनेस, पॉलिटिकल अग्रेसिवनेस, आपका इकोनॉमिक अग्रेसिवनेस, ये सब जो 360 डिग्रीज का हम बात कर रहे हैं, ये सब चीजें चलती रहेंगी। और साथ में आपके पास एक फाइनल ऑप्शन है जो कि आप वापस चले जाइए 71 में सैम मैनिकशॉ ने इंदिरा गांधी से 6 महीने का टाइम कहा था कि इफ यू वांट मी टू विन द वॉर आई विल अटैक, आई विल परफॉर्म ऑन अ डेट एंड टाइम ऑफ माई चूजिंग। और इंदिरा गांधी ने उस वक्त एक्सेप्ट किया था अगेंस्ट को, और वो 6 महीने सेना ने अपने काम किए, डिप्लोमेसी ने अपने काम किए, और साथ में जितनी प्रणालियां थी उन्होंने अपने काम किए, और उसका नतीजा ये हुआ कि उसने वो कंडेंस करके 14 दिन के अंदर यानी सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमें अपनी सेना पर भरोसा रखना चाहिए, और इस वक्त जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है धैर्य रखना, क्योंकि सेना अपनी रणनीति ना तो किसी ऑपरेशन के पहले किसी को बताती है, और जब ऑपरेशन हो जाता है तो शायद फिर बताने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। कोहली साहब एग्री? बिल्कुल, मेरा यही कहना है कि पॉम्पस होने की जरूरत नहीं है। ठीक सर। मैं देखिए हमारे साथ दोनों सेना के बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं, भूतपूर्व अधिकारी, तो उनकी बात के ऊपर तो हम बात रख ही नहीं सकते। मैं जिस बात पे ये कह रहा था कि अगर आप इकोनॉमिक सैंक्शन जिसका जिक्र अभी आपने भी किया, जब वो लगाते हैं तो आप युद्ध की घोषणा तो एक तरह से आपने कर ही दी। हालांकि मेरा ये मानना है कि आर्थिक युद्ध जो सेना का युद्ध है उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये एक साथ में कार्रवाई आप पहले कर देते हैं उसका दम घोटने के लिए, और मैं ये मानता हूं कि अगर पाकिस्तान का आम नागरिक उसमें अगर हाहाकार अक्षय मच जाए और वो अपनी सरकार अपनी सेना के खिलाफ हो जाए, मैं समझता हूं वो बहुत बड़ा एक वहां पर रिवॉल्यूशन छिड़ जाएगा जो जिसके अंतर्गत सरकार और सेना दोनों को दबना पड़ेगा। ये उससे भी पावरफुल बन सकता है। हालांकि फिर मैं बोलता हूं खून का बदला खून है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, परंतु एक अपनी आंतरिक परिस्थिति क्रिएट कर देना एक देश में जो कि आपको सरकार के खिलाफ कर दे, वो बहुत ही बड़ी बात है। दूसरी बात अक्षय मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि क्या पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस समय युद्ध को अफोर्ड कर सकती है? क्या पाकिस्तान की जेब इस समय इस युद्ध को झेल सकती है? इसका जवाब मैंने एक आर्थिक विश्लेषण किया, इसका जवाब ना है। इसका अर्थ यह है क्योंकि वहां की 304 बिलियन डॉलर की कुल इकोनॉमी है, भारत से करीब 9वां हिस्सा है, वो किसी भी हालत में इसको अफोर्ड नहीं कर सकती। क्या वो चाइना पर डिपेंड कर रही है इस युद्ध के लिए? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह। मैं अभी कर्नल साहब से ये बात कर रहा था। दुनिया के तमाम देश जो भारत के समर्थन में भी आ गए हैं, उन्होंने भी निंदा की इस हमले की करी और कहा कि भारत अपनी सुरक्षार्थ अगर जो भी कदम उठाना चाहता है तो उसे उठाना चाहिए। तो क्या चाइना इस पोजीशन में है कि वो सभी से बगावत सबसे झगड़ा मोल लेगा पाकिस्तान के लिए? देखिए, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, मैं सैन्य एक्सपर्ट नहीं हूं, परंतु ये एक सिद्धांत यूनिवर्सल है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त। चाइना को भारत से बहुत मामलों में आपत्ति है, भारत की आर्थिक प्रगति से चाइना को आपत्ति है। इस आपत्ति को लेकर दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाला यूनिवर्सल प्रिंसिपल लग के और इसी पे ही पाकिस्तान डिपेंड कर रहा है। मैं आपको फिर से ये बात और इस आपके चैनल पे ये बता रहा हूं कि आर्थिक विश्लेषण के हिसाब से पाकिस्तान इस युद्ध को अफोर्ड नहीं कर सकता है अकेले अपने दम पे। वो निश्चित तौर पर चाइना पे डिपेंड कर रहा है इस युद्ध के। अगर यह युद्ध 15 दिन भी चल गया तो पाकिस्तान के जो ट्रेजरी है वो बिल्कुल खाली हो जाएगी, वहां खाने को भी नहीं रहेगा। जो जानकारियां ही आप सभी लोग देते हैं जानकार कि पाकिस्तान के पास 30 दिन के बाद 31वें दिन पानी की कमी हो जाएगी, उनके पास स्टोरेज कैपेसिटी इतनी नहीं बची है। तो सर सवाल तो इस बात को लेकर है, लेकिन वो अपनी हरकतों से इसके बावजूद बात नहीं आ रहा है। लेकिन अंशु अवस्थी साहब, मुझे ये बताइए, आप किसकी बातों पर भरोसा कर सकते हैं? एक आम नागरिक के तौर पर, एक पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर आपको यकीन तो अपनी सरकार पर करना होगा, यकीन तो आपको अपने प्रधानमंत्री की बात पर ही करना होगा। अगर देश का प्रधानमंत्री बार बार ये कह रहा है खुले मन से कि पाकिस्तान को अपने इस किए की कीमत चुकानी पड़ेगी,
सेना को हमने पूरी खुली छूट दे दी है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि जो सैन्य कार्रवाई है अब उससे प्रधानमंत्री का कोई वास्ता नहीं है, सेना के पास पूरा अधिकार है, वो कैसे जवाब देना चाहती है और क्या जवाब देना चाहती है? आप भरोसा नहीं करेंगे देश के प्रधानमंत्री पर? अक्षय जी देखिए, इसमें दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि पूरे देश को सेना पर पूरी तरीके से भरोसा है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और जब जब हमने सेना पर भरोसा किया है, सेना ने अपने बेहतर परिणाम दिए हैं, देश को हमेशा सफलता मिली, हमने युद्ध जीते हैं। चाहे 47 हो, 65 हो, 71 हो या सर, आप धैर्य क्यों जवाब दे रहे हैं ना, कोई भी सरकार रही हो, धैर्य मैं जा रहा हूं उसी पर। जहां पर बात आ रही है छूट की, 4.5 साल से ये बात कही जा रही कि हमने छूट दे दी, हमने छूट दे दी, ये छूट दे दी। तो ये छूट के इंडेक्स कौन से हैं? वो 4 साल पहले जो छूट दी गई थी, वो आप लोग किस बात से भरोसा करेंगे? नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं अंशु अवस्थी जी, आप कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या कदम सरकार को उठाने चाहिए जिससे आप लोगों को भरोसा हो कि सरकार अब सही है? पूरी तरीके से देखिए, ये लोकतांत्रिक देश है, सेना का पूरा भरोसा संविधान में है। हाँ। संविधान राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी पूरी तरीके से है। हाँ। उसका सबसे बड़ा कारण है कि आप एक जब अभिनेत्री मरती तो राष्ट्रीय शोक हो सकता है, लेकिन 40 जवान मरेंगे तो राष्ट्रीय शोक नहीं होगा। इससे ये पता चलता है कि सरकार गंभीर नहीं है, सिर्फ उसको किस तरीके से राजनीतिक जामा पहनाया जाए, सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है। चले ठीक, यानी आपको ये लग रहा है कि ये वजह है, इसकी वजह से आपको सरकार की नीयत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ठीक है सर, ठीक, मैं आपके पास आऊंगा। गोविंद जी, मैं अंशु अवस्थी जी की बात पर आपसे रिएक्शन चाह रहा हूं कि देश तो शायद भरोसा कर रहा है, आक्रोश भले इस बात को लेकर है कि जब तक सैन्य कार्रवाई नहीं होती हमारा गुस्सा शांत नहीं होगा, ये बात भी हम समझ रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दलों को यकीन कैसे दिलाया जाए? क्या आपको लग रहा है कि नियत पर सवाल उठा रहे जो अंशु अवस्थी, वो सवाल ठीक है, या फिर आपके पास अपनी सरकार के ऊपर भरोसा करने के अलावा कोई विकल्प है नहीं, आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा और करना चाहिए? देखिए, बात तो बिल्कुल आपने जो कही है वो सही है अक्षय, कि अगर हम जो हमारी चुनी हुई सरकार है उस पर अगर भरोसा नहीं करेंगे तो भरोसा किस पर करेंगे? और मुझे लगता है कि जैसा ये वक्त है, उस वक्त में सरकार के किसी काम की या सरकार ने पूर्व में क्या नहीं किया उसकी खामी को चर्चा करने के बजाय अगर कोई सार्थक सुझाव हैं तो उन सुझावों को लेकर सामने आना विपक्ष के लिए ज्यादा अच्छी भूमिका हो सकती है, क्योंकि ये सवाल किसी राजनीतिक पार्टी का सवाल नहीं, ये देश की अस्मिता का सवाल है, कश्मीर जैसे बड़े मुद्दे से जुड़ा सवाल है। लेकिन दुर्भाग्य है क्योंकि बहुत नजदीक चुनाव आने जा रहे हैं, इसलिए सारे राजनीतिक दल उसको चुनावी मोड में ले जाना चाहते हैं। जो पानी रोकने की बात जिस तरह से कही गई यहाँ पर अभी हाल में, ये बात भी कोई आज का काम नहीं है। जो चिनाब का पानी जो पाकिस्तान में जिस पानी के लगभग सिर्फ 20% हिस्से पर भारत का हक है, उस हक को भी भारत ठीक से नहीं ले पा रहा था। और बहुत पहले से जो किशन गंगा परियोजना है वो तमाम परियोजनाएं चल रही थी, और जो बगलिहार डैम है उसका तो लोकार्पण मनमोहन सिंह ने किया था। तो योजना कोई किसी एक सरकार ने नहीं की। और आज भी जिस बात के लिए गडकरी साहब ने कहा है कि हम जो पूर्वी नदियां हैं, जो भारतीय, जिनका पानी का पूरा अधिकार भारत के पास है और दुर्भाग्य से हम पूरा पानी पर अपना इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए जिन बांधों की बात है, रंजीत सागर बांध कोई आज नहीं बना है, बहुत पहले बन चुका है। अब ये ठीक है कि उसका एक जो नया शाहपुर काजी डैम परियोजना जो है उसको शुरू करने की बात है, और वो बात भी किसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में नहीं रुकी। जम्मू कश्मीर और पंजाब के बीच पानी के बंटवारे को लेकर जो सवाल हुए थे उसकी वजह से उसका काम रोका गया था, और 3 मार्च 2017 को केंद्र सरकार की मध्यस्थता में दोनों राज्यों के बीच उस पर समझौता हो गया। 22,000 करोड़ की वो परियोजना है, उस पर काम शुरू हो चुका है। तो भारत का आज पानी रोकने की जो बात है, अगर आज बाकी 2 नदियों के पानी को रोकने का कोई प्रस्ताव आता है तो भी उसको फलीभूत होने में बरसों लगेंगे। ठीक बात। तो किसी एक राजनीतिक दल ने ये काम नहीं किया। अगर आर्थिक प्रतिबंधों की बात है, पानी के जरिए पाकिस्तान पर नियंत्रण करने की बात है, और जो नियंत्रण की बात हमने की है वो हमारे
सिंधु ट्रीटी के तहत जो हमारे अधिकार है उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। अभी तो हम अपना पानी, अपने हिस्से का पानी पाकिस्तान को दे रहे हैं। तो अगर उसको रोकने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं तो ये राजनीतिक चश्मे से कैसे इसको देखा जा सकता है, और यही बात आज की परिस्थिति में भी लागू होती है। ठीक है सर, कोहली साहब कुछ कहना चाहते हैं? विक्रम सिंह जी, फिर मैं आपको जोड़ना चाहता हूं क्योंकि मुझे लग रहा है ज्यादा वक्त नहीं रह गया। देखिए, आप मुझे अक्षय इजाजत दें तो 1 मिनट के लिए मैं अपने अर्थशास्त्र के जूते से निकल के और आम नागरिक बन के, और राजू जी इस बात से सहमत होंगे, आप भी सहमत होंगे कि जनता ये जो राजनीतिक तू मैं हो रही है, जो केवल 4 दिन की चांदनी थी जब एकजुटता दिखाई गई थी और सारे राजनीतिक दलों ने बोला था कि हम इस पे एकजुट हैं, पर अब उसको भूल के ये जो छींटाकशी शुरू हो गई है, ये जो गाली गलौज शुरू हो गई है कि प्रधानमंत्री वहां थे, आपने पहले क्या किया, वगैरह वगैरह। मुझे लग रहा है इसको देख के उन सैनिकों के परिवार दुखी है, देश की जनता दुखी है, और इसको तुरंत रोक के सारी की सारी इस एनर्जी को अगर चैनलाइज किया जाए कि इस समय क्या करना चाहिए तो बेहतर रहेगा। चलिए, बिल्कुल। विक्रम सिंह साहब, बड़े संक्षेप में मैं आपसे भी एक रिएक्शन चाहूंगा इस पर कि जो भी सरकार होती है, आज आप सरकार में हैं, इससे पहले और कोई सरकार में रहा, ये सब मैटर नहीं करता है। ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि आम आदमी के गुस्से का भी जवाब सरकार को देना है, और विपक्ष में बैठी जो पार्टियां हैं, अगर उनको किसी बात पर संदेह हो रहा है तो ये जिम्मेदारी भी सरकार की है कि उनके संदेह को भी दूर करने का प्रयास किया जाए। क्या वो भी प्रयास होंगे या हो रहे हैं? जब भी सर्वदलीय बैठक होती है उसका कारण ये है कि उसमें सारी बात उठेंगी, उनके जवाब दिए जाएंगे और सबसे सुझाव भी लिए जाएंगे। और मेरे ख्याल से इतने बड़े विषय पर जो छोटे प्रश्न हैं, जो राजनीतिक प्रश्न हैं, वो अब हम लोगों के नहीं उठने चाहिए, क्योंकि टीवी चैनल की बहस को देश में ही नहीं, देश से बाहर भी देखा जाता है। ये कहीं से लेके कहीं तक विचार किसी के मन में नहीं आना चाहिए कि देश में किसी भी प्रकार की एकजुटता में कमी आई है। और सरकार अपने कार्यों के प्रति प्रतिबद्ध है। जिस तरीके से उसे जो उम्मीद सरकार से अपनी लगा रखी है, जावनी की शहादत का बदला लेने की मांग जो हो रही है, इस पर लोग यकीन रखें, धैर्य रखें कि हमारी सरकार न सिर्फ सक्षम है बल्कि जवाब जरूर देगी। पूरे 135 करोड़ लोगों को धैर्य रखना चाहिए और अपनी सरकार पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। भारत की सरकार किसी भी पार्टी की हो, उस पर हमेशा भरोसा होना चाहिए। ठीक है सर। कर्नल फसीह अहमद साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? एक फाइनल रिएक्शन भी आपसे ही लेता हूं, फिर कार्यक्रम का समापन करता हूं। आप क्या कहना चाह रहे हैं और क्या मैसेज देना चाहेंगे खासतौर पर हमारे राजनीतिक दलों को, जिसमें सभी शामिल हैं, चाहे वो बीजेपी, कांग्रेस हो या फिर कोई अन्य दल? इस वक्त क्या 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 पोजीशन होनी चाहिए सबकी? देखिए, सिर्फ एक मैसेजिंग है कि इतने बड़े आघात को ट्रिविलाइज मत कीजिए, इतना छोटा मत बनाइए। ये एक मुल्क के ऊपर बहुत बड़ी आपत्ति आई है और इस आपत्ति का हमको पुरजोर जवाब देना है, इकट्ठा होकर जवाब देना है, और उसके जवाब जाएंगे, उसके जवाब जाने चाहिए। बिकॉज यही जनता जो है वो कल जवाब मांगना शुरू करेगी। आज एंगर है उसमें, तो इसलिए आपको इसके जवाब के लिए तैयारी जो चल रही होगी, आई एम श्योर। लेकिन इसको बहुत छोटा ट्रिविलाइज मत कीजिए कि और आप कंपैरिजन मत ड्रॉ कीजिए। इससे हमारा कोई भला नहीं हो रहा है, बल्कि आपको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मजाक हो रहा है कि ये इनकी दो ग्रैंड ओल्ड पार्टी और बीजेपी में जो ये मुल्क चलाने का दावा करती हैं, ये एक पूरा अच्छी विशाल डेमोक्रेसी की। चले बिल्कुल सर, यानी कि घर का झगड़ा घर के भीतर रहना चाहिए। हम बाद में भी लड़ झगड़ लेंगे, लेकिन कम से कम जब विपदा अगर हमारे देश पर है तो उस वक्त एक हो जाए। टीपी ताकि सब बड़े संक्षेप में, अगर ये पहला अटैक होता तो हम मान लेते कि धैर्य रखना चाहिए, लेकिन पार्लियामेंट, पठानकोट, उरी, पुलवामा, अब जब इतने सारे अटैक हो चुके हैं, अब धैर्य का समय खत्म हो चुका है। चले, यानी कि अब निगाहें सरकार पर सभी की हैं कि सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए, लेकिन वो कदम इतने सख्त होने चाहिए ताकि ये मैसेज जाए कि हिंदुस्तान अब आतंकवाद को अपनी सरजमी में तो कम से कम बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, और ये वक्त एकजुटता का भी है, क्योंकि कोई भी देश तब मजबूत हो सकता है जब वहां के लोगों में एकजुटता हो अपनी देश की भावना को मजबूत करने की। अगर ऐसा होता है, उसी सूरत में आप किसी भी जंग को जीतने का मादा रख सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही। एपीएन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।